हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MPSE 008 का सब्जेक्ट है और वो MPSE 008 में भारत में राज्य की राजनीति या फिर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और वो अपने एग्जाम्स के लिए ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन जो है आप सभी को जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पर हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये स्लाइड बाय स्लाइड इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पर मैंने कुछ लगभग 25 से प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया आपके साथ और जो ये 25 से प्लस क्वेश्चन वो होंगे जो आप सभी के पेपर में पक्का आएंगे। इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन आएगा और 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो वो 15 क्वेश्चन इनमें से भी मैं बताऊंगा छांट के कि आप ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपसे पूछा गया है 1980 के दशक में या 1980 के दशक से भारत में राज्य राजनीति का मुख्य क्या क्या विशेषता है। तो 1980 के दशक से भारत के राज्य की राजनीति की विशेषता पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये बताना है कि 1980 के दशक के बाद से भारत के राज्य की जो राजनीति है या जो चुनाव व्यवहार है इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो 1980 के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने 1977 से 1980 के टाइम पे हमने 2 से 3 चीज देखी। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, यहाँ पर एक तो पहली बार ऐसा हुआ जब हमको गैर कांग्रेस वाली सरकार मिली। हमें पहली बार क्या मिलता है, यहाँ पर गैर कांग्रेस वाली सरकार यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस गैर कांग्रेस की सरकार के अंदर गैर कांग्रेस की सरकार देखने को मिली। तो पहली बार हमने ये देखा कि पहली बार हमने ये पॉइंट पाया कि भाई कांग्रेस पार्टी देश की जो पहले चुनावों में, पहले 3 आम चुनावों में या पहले जो 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, फिर 1957 में दूसरा इलेक्शन हुआ, फिर 1962 में तीसरा इलेक्शन हुआ, 1967 में चौथा इलेक्शन, 1971 में, इन सभी के सभी इलेक्शंस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेट रहा था। लेकिन जैसे 1977 के इलेक्शन हुए उसके बाद से ही पहली बार हमने देखा कि गैर कांग्रेस वाली सरकार या फिर कहें तो जनता पार्टी ने क्या करी, अपनी सरकार बनाई। तो यहाँ पर सबसे पहली विशेषता ये रही कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रही। हम ये भी कह सकते हैं कि जो गैर कांग्रेस की सरकार जनता पार्टी की सरकार थी, ये पहली देश के अंदर ऐसी सरकार रही पूरी देश की या केंद्र की गठबंधन की सरकार रही थी। और जब ये गठबंधन की सरकार रही तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोचक बात ये हो जाती है, क्या ये अपना सरकार कार्यकाल पूरा कर पाई? तो इसका उत्तर है नहीं। ये अपना सरकार जो है वो अपना कार्यकाल जो है पूरा नहीं कर पाई। हम देखते हैं 1980 के टाइम पे ये गठबंधन टूट जाता है पूरी तरीके से और जो जनता पार्टी है उसकी सरकार हट जाती है और 1980 में फिर दोबारा क्या हुए, इलेक्शन हुए। हम देखते हैं फिर इसके बाद में इंदिरा गांधी या कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आई। इस समय पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट आप सभी को 1980 के दशक की राजनीति की सबसे पहली इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ये है। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें अगर इसी वाले कॉन्सेप्ट में तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनता पार्टी ने क्या किया, 2 आयोग बनाए थे। 2 क्या बनाए, आयोग। पहला आयोग कौन सा बनाया तो मैं आपको बता दूं, जिसमें था आपका शाह जांच आयोग। इस आयोग को ये काम दिया गया था कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो जून या 25 या 26 जून को भी कह सकते हो आप, 26 जून या 25 जून, क्योंकि मध्य रात्रि को लगा था 1975 को आपातकाल। तो ये जो आपातकाल लगाया गया ये आपातकाल सही था या नहीं था, आपको ये चेक करना था। शाह जांच आयोग जो जेसी शाह जो थे सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश, उनके नाम पे ये शाह जांच आयोग बनाया गया। तो ये इसका एक काम दिया गया कि भाई आपातकाल जो लगाया गया था, जो नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा, तो वो सही थी या गलत। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि मंडल आयोग की स्थापना करी गई। आप सभी को मैं बता दूं कि मंडल आयोग की स्थापना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मंडल आयोग की स्थापना जो है आप देखोगे
जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही की गई और बेसिकली इनको ये काम दिया गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है हमारा, ये अन्य पिछड़ा जो वर्ग है ये अपना विकास क्यों नहीं कर पा रहा। जिस प्रकार SC ST लोग अपना विकास, कि उनकी जाति पिछड़ी हुई है इस वजह से वो विकास नहीं कर पा रहे, लेकिन और वो कम संख्या में भी है इस वजह से उनका विकास नहीं हो रहा। लेकिन हम देखते हैं जो हमारा OBC वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। तो ये फिर मंडल आयोग ने एक चीज नोटिस करी, आप कह सकते हो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या BP मंडल जिसे हम कह देते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, बिहार में OBC को आरक्षण दिया और फिर धीरे धीरे इस मंडल आयोग ने ये किया कि भाई पूरे देश के अंदर OBC के आरक्षण की मांग की। हालांकि जैसे इंदिरा गांधी की सरकार 1980 में आती है, देखते हैं कि इस पे सरकार कानून नहीं बनाती, या फिर आप कह सकते हो कि मंडल आयोग की जो सिफारिश थी वो सिफारिश लागू नहीं हो पाती है। 1984 में फिर इलेक्शन हुए जिसमें राजीव गांधी PM बनते हैं और उस समय भी हम देखते हैं 89 तक जब तक वो PM रहते हैं तब तक हमारे देश में मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उसको लागू नहीं किया गया। इसके बाद में आगे चलकर फिर आप सभी देखोगे कि गठबंधन का पूरा एक दौर शुरू हो जाता है 1989 से लेकर आप देखोगे मई 2014 तक। ये इतना बड़ा एक लंबा अरसा 25 वर्ष जिसको आप कह सकते हो, 25 वर्षों तक गठबंधन की सरकार रही। लेकिन 1989 के बाद में जब गठबंधन का दौर शुरू हुआ तो मंडल मुद्दा जो है वो फिर से एक्टिव हो जाता है, हम देखते हैं। और फिर OBC वाले लोगों के लिए ये कहा गया कि भाई 27% यानी 27% क्या कर दिया जाए, आरक्षण कर दिया जाए। और इसके लिए क्या कर दिया गया, आरक्षण कर दिया गया। तो आप ये भी कह सकते हो कि भारतीय राजनीति में एक ये भी मुख्य खास बात रही थी उस समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक दलों, यहाँ वालों नहीं आएगा, यहाँ पर राजनीतिक दलों यानी राजनीतिक पार्टी, दलों का मतलब क्या होता है, राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक दलों ने राजनीतिक केंद्र की पकड़ को कम करने के लिए, राजनीति में केंद्र की पकड़ को कम करने की दिशा में क्या कदम उठाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो देश में किसी एक पार्टी की ही केंद्र में सरकार बनती है, या फिर ऐसा भी होता है कि केंद्र में किसी को बहुमत नहीं मिलता, लोकसभा के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलता, तो उस समय गठजोड़ करके या फिर हम कहें अलाइनमेंट करके, गठबंधन करके सरकार बनाई जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भाई कई लोग मिलकर सरकार चलाते हैं। हम एक कंडीशन ये भी ले सकते हैं और एक कंडीशन ये लिख सकते हैं कि कोई एक पार्टी ऐसा है जिसको बहुमत मिला और वो अपनी सरकार चला रही है। लेकिन बहुत सारी देश की राजनीतिक पार्टी ऐसी होती है जिनको बहुमत मिला तो किसी एक पार्टी को मिलेगा, बाकी सभी पार्टी विपक्ष में होती है, तो वो हमेशा उसकी कमियां गिराने की कोशिश करती है, उस सरकार की कमियां निकालने की कोशिश करती है। और जहां पर गठजोड़ करके भी सरकार बनाई जाती है तो कुछ ना कुछ एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जरूर रह जाती है जो उन सरकार की कमियों को क्या करती है, उबारने का या फिर उन सरकार की कमियों को दिखाने का, दर्शाने का प्रयास करती है और जनता को ये दिखाती है कि वो सरकार जो है या जो पार्टी है वो हमसे खराब क्यों है या हमसे अच्छी क्यों नहीं है। तो इस दिशा में केंद्र सरकार और जो हम देखते हैं बहुत सारी राजनीतिक दल है, आज वर्तमान समय में सरकार द्वारा कोई भी जब अध्यादेश, कोई भी कानून लाया जाता है या कुछ भी प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके खिलाफ या उसकी कमियों को जल्द से जल्द जो है वो सामने लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि देश के अंदर राजनीतिक दलों ने राजनीतिक केंद्र की पकड़ को कम करने में काफी हद तक मुख्य भूमिका निभाई है। अब ये क्योंकि इन राजनीतिक संगठनों का जो संबंध है अधिकतर क्षेत्रों से होता है और इन क्षेत्र में जब उन कानूनों के जरिए जिन लोगों को ज्यादा प्रभावित होता है उन लोगों की ये ज्यादा मदद करने की कोशिश करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी को पेपर में जरूर करके जाना है, आप सभी के एग्जाम के लिए। राज्यों की राजनीति पर यानी देश के ऊपर, यहाँ पर हम कह रहे हैं वैश्वीकरण के प्रभाव बताने आपको। तो इसके कई सारे प्रभाव है, जैसे मैं आपके सामने वैश्वीकरण के सरकार के ऊपर या फिर राज्य राजनीति के ऊपर, राज्य की राजनीति के ऊपर हम प्रभाव बताते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आप देखते हो, राजनीतिक पार्टियों को आजकल क्या होता है, विदेशों से फंडिंग मिलने लगी है। और जब विदेशों से उन राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग मिलती है तो हम ये देखते हैं कि जिस भी देश के द्वारा उसे फंड किया गया है चुनाव प्रचार में या किसी भी चीज में, तो जब उसकी कल को भविष्य में जब सरकार बनती है तो वो राजनीतिक पार्टी जरूर उन जिन लोगों से उन्हें समर्थन मिला था उन लोगों को या उन लोगों के हिसाब की नीति बनाने की कोशिश हमेशा करती है। आप सभी को पहला प्रभाव ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, सरकार के दायरे में बहुत सारी चीजें आती थी,
सरकार पहले रोजगार की व्यवस्था करती थी, सरकार पहले लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करती थी, सरकार पहले लोगों के लिए संचार की व्यवस्था करती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में देखें तो ये सारे के सारे क्षेत्र जो है सरकार के हाथ से निकलते जा रहे हैं। आज सूचनाओं के लिए हम ना ही डीडी न्यूज़ देखते हैं, अब ना ही अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से जो भी हमें अन्य चैनल्स दिखाए जाते हैं, हम उसको भी बहुत कम ही रूप से उनसे कनेक्टेड है। आज के ज़माने में हम जो लेटेस्ट फीचर्स वाले चैनल्स हैं, हम उनको देखना पसंद करते हैं। सरकार के जो न्यूज़ तंत्र है उसको जल्दी हम फॉलो नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सरकार का दायरा धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और सरकार अपने कार्यों को कटौती कर कर केवल संविधान, संसद, चुनाव और सत्ता तक ही अपने आप को सीमित रख पा रही है। तो आप सभी को ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा सरकार को कई बार दूसरे देश से भी सहयोग मिल रहा है, वैश्वीकरण का एक प्रभाव ये भी है। तो सरकार को शासन चलाने में नई नई तकनीकों का उपयोग करने में आसानी हो रही है, जिससे अपने देश को वो आगे बढ़ा रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला क्वेश्चन आप सभी को जरूर करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, औद्योगिक नीति पर कृषि परिवर्तन के प्रभाव बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है भारत एक क्या था, आप सभी कहेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश था। और भारत कृषि प्रधान देश होने की वजह से जो अधिकतर लोग थे हमारे देश के, अधिकतर वो क्या करते थे, कृषि ही करते थे। लेकिन एक समय ऐसे आया जब लोगों को ये आभास होने लगा, लोगों को इस बात का पता चलने लगा कि कृषि जो है वो काफी जटिल कार्य है और इसमें नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। ऐसा भी होता है कि कई बार कि भाई आपने सुना होगा भारत में कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर होकर की जाती है। कई बार बहुत से लोगों की फसल खराब हो जाती है, कई बार फसल खराब नहीं होती तो उसमें कीड़े लग जाते हैं और भी प्रॉब्लम होती है। तो लोगों ने देखा कि कृषि एक तरीके का जुआ है, जिसकी वजह से उनकी कोई श्योरिटी नहीं है उसको, जिस लाभ से किसान उसको बो रहा है सोचकर वो लाभ उसको प्राप्ति होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है अपने कृषि कार्य को छोड़कर उद्योग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उद्योग की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उद्योग से एक निश्चित मात्रा में उन्हें प्रॉफिट मिलना है। अगर किसी फैक्ट्री में वो काम करेंगे तो एक निश्चित रूप से उनको वो जो अमाउंट है वो मिलेगा ही। कृषि में क्या होता है कि कृषि में फसल खराब होगी तो वो आपको अमाउंट कोई और नहीं देगा, लेकिन आपने उद्योगों में जो भी कार्य किया है उसका पैसा आपको पूरा मिलता है। तो औद्योगिक नीति से आज देख रहे हैं सरकार जो है वो कृषि से ज़्यादा उद्योगों को प्रोत्साहन देने में, बढ़ावा देने में, या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगकर वहाँ के क्षेत्रों को बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो उन लोगों के लिए ये व्यवस्था कर रही है, खासतौर पर नगरीय इलाकों में। तो इसने कृषि को काफी हद तक प्रभावित किया है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग पहले जो ऐसे कृषि किया करते थे उन्हें कृषि कार्य को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, या फिर हम देखते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इसीलिए लोग उन कार्यों को छोड़कर दूसरे कार्यों की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप सभी को क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में चुनावी व्यवहार के मुख्य निर्धारण तत्वों को बताइए। तो भारत में चुनाव को क्या क्या डिसाइड करता है? तो भारत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे भारत के अंदर जाति व्यवस्था, भारत में जाति जो व्यवस्था है ये सबसे पहले क्या करता है, चुनाव व्यवहार को तय करता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास, जिस राज्य की सरकार ने आर्थिक विकास जितना अधिक किया, सरकार हमारे स्थानीय लोग भी ये सोच लेते हैं कि उन लोगों को हमें चुनाव में क्या करना है, वोट देना है, ताकि वो हमारे देश में भी ऐसा ही विकास कर सके। तीसरी बात करें भारत में चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने के अंदर अगर हम देखें तो जाति होगी, इसमें सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता ये भी है कि लोग अपनी जाति व्यवस्था के अलावा कई बारी हिंदू मुस्लिम के ऐसे दंगे हो जाते हैं, तो जो मुस्लिम सपोर्टर है वो केवल मुस्लिम को ही वोट करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। हमारे देश के अंदर हिंदू लोग जो होंगे वो हिंदू को ही सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कैसे ही हो। तो यहाँ पर हमारे देश में एक चुनाव व्यवहार को प्रभावित करने की बात करें तो आर्थिक विकास के साथ साथ सांप्रदायिकता भी है, और साथ ही साथ में जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आजकल सरकार द्वारा जनता को दी जा रही है वो भी एक लुभाने का और साथ ही साथ भारत के चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने का एक असल काम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपसे पूछा गया है सन 1900
80 के दशक से भारतीय राजनीति में उन घटनाओं का चर्चा कीजिए जिन्होंने भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखा था तो ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, ये भारत की दलीय व्यवस्था को 1980 के दशक के बाद चेंज करता हुआ दिख रहा है। जो पहले अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर 1980 से पहले क्या था, मैंने आपको बताया था कि 1952 में इलेक्शन हुए, 1957 में हुए, 1962 में हुए, 1967 में हुए, 1971 कर देना इसको, 1977 में, इसके बाद में 1980 में, 1984 में और 1989 से हम मई 2014 तक देखें। तो अगर हम इस समय के बाद की बात करते हैं, इस समय की, तो आपको देखिएगा पहले, इससे पहले 1971 तक जितने भी इलेक्शन हुए इन सब में एक ही पार्टी का राज था, उसका नाम था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा। लेकिन हम इसके बाद से देखते हैं भाई, इसके बाद से और 2 इलेक्शन ये इसको छोड़ दें तो अगर हम देखें तो भारतीय राजनीति में कांग्रेस का जो एक तरफा वर्चस्व था वो वर्चस्व धीरे धीरे क्या होने लगा है, समाप्त होने लगा है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के राज्य के ऊपर आपको भूमंडलीकरण के प्रभाव, आपसे भूमंडलीकरण लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपको पता चल जाए कि भूमंडलीकरण, और जिन दोस्तों को नहीं पता है वैश्वीकरण या फिर आपके पेपर में ग्लोबलाइजेशन, ये भी सेम कॉन्सेप्ट ही, अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाता है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम क्वेश्चन है। और मैंने अभी आप लोगों को भूमंडलीकरण यानी राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव बताएं, सेम क्वेश्चन ये वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप, इस तरीके से भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो दोस्त कंफ्यूज ना होना आप लोगों को, आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो। देखो वैश्वीकरण के लिए यहाँ पर टर्म क्या यूज किया गया है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, भूमंडलीकरण के लिए। और यहाँ पर जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है वो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन। तो इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को कोशिश करना है, आप सभी को जरूर रीड करना है ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय राज्य में दलीय व्यवस्था की विखंडन, दलीय व्यवस्था की विखंडन का मतलब है दलीय व्यवस्था का टूट जाना की ओर अग्रसर करने वाली घटनाओं का परीक्षण करना। ये आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से कोई राजनीतिक दल जो है वो टूट जाती है, राजनीतिक पार्टियां जो है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले कई सारे पॉइंट्स इसके अंदर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पेपर में तो केवल 10 नंबर का ही लिखना है, तो हम इसमें केवल ऐसी इंपॉर्टेंट बात चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले भारतीय राजनीति की अगर दलीय व्यवस्था की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो नेताओं की स्वार्थता होती है। कई बार नेताओं को जब अवसर नहीं मिल पाते किसी एक राजनीतिक में, जब अवसरवादी, यहाँ पर हम पहला पॉइंट बना सकते हैं, अवसरवादी नेताओं के जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कई बार हम देखते हैं कि भाई कोई राजनेता जो है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में, लेकिन उसकी पकड़ से राजनीतिक पार्टी को लगता है कि भाई इस उम्मीदवार को यहाँ पर उतार कर कोई फायदा नहीं, इसकी जगह किसी दूसरे उम्मीदवार को उतारना चाहिए, और राजनीतिक पार्टी ऐसा करती भी है, दूसरे व्यक्ति को अगर उतार देती है। अब ये ए पर्सन का जो नेता था ये चुनाव में खड़ा होना चाहता था और बी पर्सन का ये भी खड़ा होना चाहता था, ये चाहता था कि मुझे चुनाव का टिकट मिल जाए, लेकिन राजनीतिक पार्टी ने देखा कि भाई ए को चुनाव में जब हम खड़ा करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ नहीं है, हम बी को खड़ा करते हैं, तो वो क्या करेंगे, बी को सपोर्ट कर देंगे और ए इस बात से अपनी नाक फुला लेगा, और ये क्या करेगा, फिर इसको अगर कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी भी सपोर्ट करेगी तो ये दूसरी राजनीतिक पार्टी में चला जाएगा, और यहाँ जाने के बाद में ये क्या करेगा, इस वाली राजनीतिक पार्टी की आलोचना करेगा, बुराई करेगा, और इस पार्टी का जो वोट बैंक है वो इस तरफ शिफ्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से दलीय व्यवस्था के विखंडन का सबसे पहला क्या है, अवसरवादी नेताओं का। दूसरी बात, कई बारी नेता आपसी विवादों से भी उलझे रहते हैं। कई बारी हमने देखा कि एक ही राजनीतिक पार्टी में जब कोई एक राजनेता सिर्फ अपनी अपनी ही विचारधारा को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की बात करता है, फैलाने की बात करता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टी क्या होती है, टूट का शिकार बन सकती है। दूसरा पॉइंट आप सभी को ये भी पता चल गया। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो देश के अंदर हम बहुत बार देखते हैं कि सरकार या फिर नेताओं में एक अपनी स्वार्थ की भावना बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, और स्वार्थ की भावना बढ़ने की वजह से परिवारवाद चलने लगता है, और इसकी वजह से भी देश में राजनीतिक पार्टियां टूटती है, क्योंकि दूसरे अन्य नेता जो है उनको अधिक अवसर नहीं मिल पाते, इस वजह से ये भी एक टूट का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है,
इसमें आपसे पूछा गया उन कारणों का परीक्षण कीजिए जो भारतीय राजनीति में दलित और पिछड़े वर्ग के उदय में सहायक रहे। तो कौन कौन से ऐसे कारण है भाई? इसमें सबसे पहले गरीबी एक कारण है। दूसरी की बात करें तो इसके अंदर क्या है? भेदभाव एक कारण है। तीसरे की बात करें तो अगर हम बात करें तो अपनी इनकी अस्मिता अस्मिता यानी इसकी बात करें पहचान, तो ये अपनी पहचान से संघर्ष कर रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो इनका क्या नहीं हो रहा? विकास नहीं हो रहा। इस वजह से भी ये क्या कर रहे हैं कि भाई आज के ज़माने में दलित या जो पिछड़े वर्ग है ये इन सब कारणों की वजह से आंदोलन कर रहे हैं और यही इनके उदय के लिए भी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्ग के उदय के कारणों का परीक्षण करना है। यहाँ पर कर्म नहीं आएगा, यहाँ पर कारण आएगा। कारणों का परीक्षण कीजिए, ऐसी ऐसी बातें बतानी आपको जिसमें पिछड़े वर्ग का उदय हुआ। अभी मैंने बताया आप सभी को 1979 के समथिंग में, यानी अगर हम देखें 1977 से 1980 तक, इसी के बीच का तो टाइम है ये। इस समय क्या किया भाई? मंडल आयोग की स्थापना की गई। तो इस मंडल आयोग की स्थापना किसने करी थी? तो आप सभी को ध्यान रखना है, जनता पार्टी ने करी। और इस मंडल आयोग को ये काम दिया गया था कि आपको पता करना है कि ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जो है इसका डेवलपमेंट आखिर क्यों नहीं हो रहा। और अपनी रिपोर्ट इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसमें इन्होंने बताया था कि अगर हम अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दें, किस किस चीज़ में आरक्षण करना है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आरक्षण की व्यवस्था एक तो नौकरी के क्षेत्रों में, नौकरियों के क्षेत्र में, और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो शिक्षा या एजुकेशन के सेक्टर में, इन दो सेक्टर में। और भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? भारतीय समाज पर हर एक चीज़ का दो तरीके का प्रभाव होता है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा प्रभाव ये पड़ा है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो काफ़ी ज़्यादा दलित, शोषित, दबा कुचला माना जाता था, अब उसकी स्थिति जो है वो धीरे-धीरे क्या होती जा रही है? सुधरती जा रही है। और अन्य कारणों की बात करें या अन्य बातों की करें तो समाज का ऐसा भी वर्ग है जो इनके आरक्षण के बहुत खिलाफ है। उसका कहना है कि इससे प्रतिभा की हानि होगी। बहुत से लोग जो है वो आरक्षण का लाभ लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो असल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के बने रहने की स्थिति का कारण को बताना है। ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से राज्यों के बीच में जो जल का विवाद है वो विवाद इसी प्रकार से बना रहता है। तो हम बात करें भारत में ऐसे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके बीच में जल के बंटवारे को लेकर विवाद लगातार बना ही रहता है। अगर हम इन विवादों की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन का याद रखना है, सिंधु नदी का आपको याद रखना है, गंगा नदी की बात को याद रखना है। तो ये सारे के सारे ऐसी नदियां हैं जो क्या करती है भाई राज्यों के बीच में, क्योंकि किसी एक राज्य से तो ये केवल जाती नहीं, कई राज्यों से जाती है। तो कई राज्यों से जब ये बहती है तो कई राज्यों के लिए विवाद का आधार भी उत्पन्न करा के जाती है, क्योंकि कोई राज्य जब बांध बनाने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर बांध बनाने का जो प्रयास उसका होता है वो सफल नहीं हो पाता है, या फिर हम कह सकते हैं उस पर रुकावट डाल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस व्यवस्था के विघटन के कारणों को बताइए। यहाँ पर कर्म लिखा, इसे इसमें कारण बताना है, कर्म नहीं आएगा, कॉजेस आ जाएगा। तो आपको वो सब कॉजेस या फिर आपको क्या करना है, रीजंस बताने हैं। किस चीज़ के रीजंस या कॉजेस बताने हैं आप सभी को कि भाई जो कांग्रेस के डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन होने के क्या कारण है। इसमें बात करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीय दलों का उदय पहला पॉइंट आप ये कहोगे। दूसरा जो है विपक्ष का एकजुट होना, एकजुट बात। अगर हम बात करें इसे हम ग्रेड अलायंस, अगर हम बात करें तो हम इसको इस संदर्भ में भी देख सकते हैं, ग्रेड अलायंस अलायंस। तीसरी बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के टूट का, तो आपसी आपसी नेताओं के विवाद के कारण। पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जेपी का उत्कर्ष, सांप्रदायिकता के विषयों का हावी होना।
एक एक करके सबको देखते हैं। क्षेत्रीय दलों का उदय, अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात करें, इसमें हम देखते हैं 1960 के बाद में भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमें आंदोलन देखने को मिलते हैं, और उन आंदोलनों के बाद में वहाँ पर कोई ना कोई एक राजनीतिक पार्टी या फिर राजनीतिक संगठन एक्टिव रहा है, और उन सभी राजनीतिक पार्टियों के एक्टिव होने की वजह से आगे चलकर उन्हीं लोगों ने जिस बात को लेकर वो संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना ली, और क्षेत्रीय बहुत सारी दलों का उदय हो गया, जिसकी वजह से जब भी अब इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर हमें कांग्रेस पार्टी या फिर कोई भी अन्य पार्टी है ऐसा देखने को मिलता है, कई बार उसको भी बहुमत नहीं मिल पाता, उसको भी मेजोरिटी नहीं मिल पाती। विपक्ष का एकजुट होना, यानी सभी लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी को अगर हराना है तो हमें एक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें हमारा वोटिंग परसेंटेज जो है वो कांग्रेस पार्टी से कम नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में बटे हुए हैं, जिसकी वजह से हम कांग्रेस पार्टी को हरा नहीं पाते। तो यदि अगर हम एकजुट हो जाए और ग्रेड अलायंस बना ले तो हम क्या कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को भी हरा सकते हैं। तो जो आज के ज़माने में स्ट्रेटेजी मोदी जी को हराने के लिए लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार की तो विपक्ष के नेता जो थे एकजुट हो गए, जिसकी वजह से आपसी नेताओं के विवाद के कारण आप सभी को पता है 1969 में जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई थी, तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जी, जिनका नाम वीवी गिरि था, उन्होंने, वो एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे जो कि इंदिरा गांधी के सपोर्ट से थे, और आप सभी को पता है उसी समय एन संजीव रेड्डी, नीलीव संजीव रेड्डी जो थे वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, यानी हम कहें लिंगजम कुमारप्पा वगैरह उस समय के जो मुख्य नेता थे, लिगजम्पा करके नेता ऐसे नाम थे, साउथ के थे, मैं आपको बता दूं निजलिंगप्पा नाम था। तो वो ऐसे नेता थे, उन सभी नेताओं ने मिलकर एन संजीव रेड्डी को क्या कर दिया, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। और इंदिरा गांधी और एन संजीव रेड्डी की उस दिनों बहुत ज्यादा विवाद था या फिर लड़ाई झगड़े आप कह सकते हो, आपस में एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार करते थे वो, और इस बात को लेकर इंदिरा गांधी काफी रुष्ट हो गई, और इसलिए इंदिरा गांधी ने एक मीटिंग करी थी, और उस मीटिंग में डायरेक्टली कह दिया था कि आपको जिसको मन करे आप उसको वोट करो, जरूरी नहीं है कि आपको एन संजीव रेड्डी को सपोर्ट करना है। उसी समय इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरि को सपोर्ट दे दिया, और एन संजीव रेड्डी अपनी ही पार्टी के थे जो वो हार गए। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी जो थे, जो उसके अंदर सपोर्ट कर रहे थे या जो उसके साथ थे, वो भी उससे धीरे धीरे अलग होने लगे। बीजेपी के उत्कर्ष के कारण कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन हुआ है। सांप्रदायिकता के विषयों के कारण भी हम देखते हैं कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है ये क्या होगी, डिक्लाइन होगी। छठी पॉइंट की बात करें तो जो चमत्कारी नेता थे, उन नेताओं का अंत हो गया। चमत्कारी नेताओं का मतलब है ऐसे नेता जो पहले राजनीति में एक्टिव थे, बहुत से लोगों का कहना था कि हमारी आजादी दिलवाने में उनकी काफी हद तक भूमिका है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारत में सांप्रदायिकता के राजनीतिक प्रतिरूप को लिखिए। तो राजनीतिक प्रतिरूप ये है कि कई बार क्या किया जाता है, लोगों की भावनाओं को उकेरा जाता है और उनको एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी लोगों के बीच में मतभेद पैदा करके उनके बीच का जो वोट बैंक है उसे बांटने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ वो ये भी सुनिश्चित करती है कि अगर सांप्रदायिकता नहीं होगी, अगर इस तरीके से हम नई चीजें की हैंडल करेंगे तो क्या होगा कि लोग एकजुट हो जाएंगे और हमें कोई वोट ही नहीं करेगा, और हमारे द्वारा बनाई हुई व्यवस्था पर वो शासन होगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है। केंद्र और राज्य के संबंधों में राज्यपाल की क्या भूमिका है, तो आप सभी को पता है कि राज्यपाल की भूमिका ये है कि पहले केंद्र सरकार का मोहरा होता है राज्यपाल। जब भी केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही है, तो राज्यपाल क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाकर क्या करता है, केंद्र सरकार को दे देता है, और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को अध्ययन करने के बाद में वहां पर कर सकती है, आपातकाल लगा सकती है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार देखने को मिला है। केंद्र सरकार से जब राज्य सरकार का आपस का तालमेल बनता नहीं है, केंद्र सरकार से ज्यादा अच्छे तरीके से कभी राज्य सरकार काम करती है, तो केंद्र सरकार को ये भी पसंद नहीं आता। इस वजह से केंद्र सरकार वहां पर क्या करती है, राष्ट्रपति शासन लगवा देती है। भारत में संघीय राज्य रिश्ते को प्रभावित करने वाले संवैधानिक संशोधनों की कीजिए। ऐसी क्या क्या बातें हैं जो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग है तो सही, लेकिन फिर भी राज्य और केंद्र के रिश्तों को खराब या अच्छा बना रही है। तो आपको इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन करना है, संघवाद वाला आपको चैप्टर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब है आधे से आगे, दशक में राज्य में राजनीतिक पार्टी जो है, राज्य की पार्टी प्रणाली में आए प्रमुख बदलाव बताने। तो इसमें आप कह सकते हो इस समय के बाद से गठबंधन का दौर जो है राज्य के स्तर के चुनावों में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में आप ये भी कहोगे बहुत सारे ऐसे उत्तरार्ध दशक में राज्यों की
पार्टी की प्रणाली में आए प्रमुख बदलाव, तो बहुत सारे हम देखते हैं क्षेत्रीय दलों का उदय इसी टाइम पे होता है। कांग्रेस से अलग होकर बहुत सारे नेता उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पार्टियां बना ली, तो ये सारे के सारे इसके अंदर हम बदलाव देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, परीक्षण कीजिए। इसमें आपको बताना है भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनकी बड़ी भूमिका है। पहली बात तो जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो ये सभी राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ कर कर ऐसे में जो गठबंधन बनाती है और गठबंधन की सरकार बनती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट था सभी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो भारत में जो राजनीतिक दल है, ये जो क्षेत्रीय दल है, ये क्या करते हैं, इनके ज्यादा बढ़ने से केंद्र की जो प्रवृत्ति है, केंद्र सरकार को जो केंद्र सरकार में किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिलता था, वो सभी बहुमत मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के मतदान व्यवहार को क्या क्या चीज प्रभावित करती है। तो इसमें आप सभी को पता है, एक तो राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर है, उसके बाद में धारा 370 है, धारा 370 और 35A का, ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जाति व्यवस्था, ये भी देखने को मिला है, धर्म भी देखने को मिला है। बहुत बारी ऐसा कहा जाता है कि भाई भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव को व्यवहार को निर्धारण करने में इन सभी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, बाकी प्रभावशाली नेता तो थे ही थे। और इसमें आपको एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था के बीच में क्या अंतर है ये आपको बताना है, क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ कॉमन है, इसको लेकर वीडियो बना रखी है मैंने। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। भारत में बहुदलीय, यहाँ पर है भारत में बहुदलीय व्यवस्था के विकास पर चर्चा करना है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था यानी एक से ज़्यादा पार्टी सिस्टम जो है 1977 के बाद से या 1970 के दशक के बाद से हमें देखने को मिलता है। ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को करके जाना है। बहुत सारे बदलाव है राजनीतिक पार्टी में। हम कह सकते हैं जो बहुदलीय व्यवस्था इसलिए बनी है क्योंकि ताकि कई तरह की जो विचारधारा है या कई तरह की सोच है उसको हम एक तरीके से लामबंद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में औद्योगिकरण का क्या मॉडल है, यानी भारत के राज्यों में हम देखते हैं जब से कृषि पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया है सरकार ने, कृषि व्यवस्था के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया है या टैक्स को कम नहीं किया है, जब से हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो औद्योगिकरण की तरफ अग्रसर हो रही है और राज्य का जो है यही प्रभाव है कि राज्य सरकार उसे सपोर्ट भी कर रही है विभिन्न राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्रमिक वर्ग के निजीकरण पर प्रभाव बताइए। इसके बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव भी है और बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव भी है। अच्छे प्रभाव ये है कि भाई जो श्रमिक है उनका चिकित्सा का व्यवस्था यानी बीमा वगैरह हो जाता है, उनका इलाज ट्रीटमेंट वगैरह कराने में ईजियर रहता है, जैसे ईएसआई वगैरह इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी बात करें तो भारत में श्रमिक वर्ग के निजीकरण का एक प्रभाव एक ये भी है कि जितने भी श्रमिक हैंगे, निजीकरण का इसमें प्रभाव बताना है आप सभी को, तो आपको याद रखना है कि विदेशी कंपनियां आ रही है इसकी वजह से और देश की जो इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, गुम होती जा रही है या फिर कम होती जा रही है। तो निजीकरण ने मजदूरों को भी काफी हद तक प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है। तो भारतीय राजनीति क्वेश्चन आपने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है कि भाई भारत में क्षेत्रीय विषमताओं की जिम्मेदार कौन है, यानी क्षेत्रीय विषमता जो है वो क्यों है इतना ज्यादा। तो भारत में क्षेत्रीय विषमता होने का कारण क्या है कि भारत की जलवायु अलग है। पहली बात तो भारत में मतदान व्यवहार अलग अलग है, लोगों का दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भारत में क्षेत्रीय विषमताओं के जो है क्षेत्रीय विषमताओं के जिम्मेदार कारक को बताना था, तो इसमें बहुत सारी बातें आपकी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की राजनीति का विश्लेषण करने में मार्क्सवादी ढांचे को बताइए। मार्क्सवादी ढांचा यही है, उसका कहना है राज्य जैसी संस्थाएं होनी नहीं चाहिए क्योंकि राज्य क्या करती है, हमारे देश में आपसी संघर्ष को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ में राज्य जैसी संस्था हमेशा अमीरों का पोषण करती है। गरीब व्यक्ति कभी भी शासन की व्यवस्था या जुड़ाव से कभी जुड़ नहीं पाता क्योंकि उससे क्या होता है, व्यक्ति जो है अमीर हो नहीं पाता और जितने भी अमीर लोग हैं उन लोगों ने सारे संसाधनों पर अपना नियंत्रण कर रखा है, जमा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीति में नए राज्यों की मांग क्यों हो रही है। तो आप देख लो जब भारत आज़ाद हुआ था, अगर स्टेट की बात करेंगे तो उस समय 28 थे। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो केवल आप सभी के 6 यूनियन टेरिटरीज थे, डबल लिख दिया मैंने। वर्तमान समय में 28 है और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 8 है, ये स्टेट है। और उस समय 14 स्टेट थे आपके और 6 यूनियन टेरिटरीज थे उस समय।
तो क्यों इतने बढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले इसका रीज़न है भाषा, दूसरा है इन सभी की स्वायत्तता, तीसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात की राजनीति यहाँ पर राज्यों में कौन-कौन से नए कॉन्सेप्ट आप इसके अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, नए राज्य इसलिए हुई है, एक तो भाषा की वजह से, स्वायत्तता की वजह से और पहचान के कारण। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता, जाति काफी हद तक भारतीय चुनाव को प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आप सभी के लिए मैंने एक वीडियो और भी रिकॉर्ड करी है जिसके अंदर मैंने लास्ट ईयर भी PSE 008 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखना। आप आई बटन पे या फिर इस वीडियो के एंड में आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। भारत में विरोध आंदोलन की प्रकृति और स्वरूप को बताना, यानी भारत में विरोध आंदोलन आखिर होता है क्यों है? तो भारत में विरोध आंदोलन होने के कई सारे कारण है। इसमें भारत में विरोध आंदोलन होने के क्या है, कई सारे कारण है। तो इसमें विरोध आंदोलन की प्रकृति को हम देख सकते हैं कि कई बार सामाजिक असंतोष होता है, राजनीतिक रूप से जनता के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, कई बार इनके संसाधनों का हास होता है। तो ये सब कुछ वेरियस पॉइंट है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो इसी प्रकार से ये वीडियो अब जो है आप लोगों के लिए खत्म हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। टेलीग्राम पर 650 से प्लस लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी कोई भी क्वेरी को भेज भी सकते हैं। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय